नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। इन दिनों चुनाव की तैयारी चल रही है। दिल्ली में चुनाव होने वाला है। बिहार में कुछ समय के बाद यानी सितंबर अक्टूबर में चुनाव होने वाला है। दो राज्यों में विपक्ष की पॉलिटिकल पार्टियां मीटिंग पर मीटिंग कर रही है। केजरीवाल परेशान है, उधर राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव परेशान हैं, तेजस्वी यादव टेंशन में हैं। प्रशांत किशोर की जिसकी पॉलिटिकल एंट्री अभी हुई है, चुनाव लड़ने वाले हैं विधानसभा का, और इसलिए वो भी तिकड़म भिड़ा रहे हैं। यानी कि दो राज्यों में टेंशन चल रहा है। नीतीश कुमार को भी मनाने की कोशिश की जा रही है कि मेरे खेमे में चले आओ, लेकिन इन दिनों इन चुनावी चर्चाओं के बीच पीएम मोदी और अमित शाह एक और प्लानिंग बना रहे हैं, और वो प्लान है आगे आने वाले बजट सत्र को लेकर। और बजट सत्र को किस तरीके से इन विपक्षी पार्टियों पर हावी होने देना है, उसको लेकर पीएम मोदी प्लानिंग कर रहे हैं, अमित शाह प्लानिंग कर रहे हैं। बैठकों का दौर चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता बैठक दर बैठक कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष जो इंडी अलायंस कहला रहा है आजकल, उसके अंदर भी बैठकों का दौर चल रहा है। ममता बनर्जी अपने रास्ते पर हैं तो स्टालिन अपने रास्ते पर हैं। जहां जहां इन पार्टियों की सरकारें हैं, चाहे ममता बनर्जी की पार्टी हो या डीएमके की हो, हर जगह पर अपनी रपली अपनी राग की बात की जा रही है। और साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा जो अभी अभी चुनाव जीती है, झारखंड में भी व्यवस्थाएं कैसी हो और कांग्रेस के इशारे पर चले या न चले, इसको लेकर भी कंसर्न दिखा रहे हैं। हेमंत सोरेन अपने नेताओं के साथ मीटिंग कर रहे हैं कि आगे आने वाले समय में यानी कि बजट सत्र से पहले जो सरकार के साथ सर्वदलीय बैठक होगी और सदन चलाने की चर्चा होगी, उसमें क्या किया जाना है। लेकिन इस बीच कोऑर्डिनेशन चल रहा है कुछ पार्टियों के साथ, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं का, और उसमें सबसे अग्रणी भूमिका में है राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह एक ऐसे नेता है भारतीय जनता पार्टी के जो पीएम मोदी के भी करीबी हैं। पीएम मोदी उनका सम्मान करते हैं, उनको एनडीए ही नहीं बल्कि इंडी अलायंस के दूसरी पार्टियां जो कि कांग्रेस के पीछे पीछे चलती है, उन पार्टियों के नेताओं के साथ भी बेहतर संबंध रहे हैं। और कोऑर्डिनेशन को लेकर राजनाथ सिंह के ऊपर भरोसा किया जा सकता है। पहले वीरप्पा मोइली ये काम किया करते थे, लेकिन अब ये राजनाथ सिंह की जिम्मेदारी है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की अपनी मीटिंग और विपक्ष की अपनी मीटिंग, इंडी अलायंस में कांग्रेस अलग थलग पड़ी हुई है। कांग्रेस की अपनी मीटिंग चल रही है कि आगे आने वाले सत्र के दौरान जो धमाके होने वाले हैं, मतलब बजट सत्र के दौरान केवल आर्थिक धमाके नहीं होंगे बल्कि ऐसे धमाके भी होंगे जिसके कारण विपक्ष में तहलका मचा हुआ है, परेशानी हो रही है कि जो एक के बाद एक बिल पेश होने वाले हैं उसको लेकर स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए। और इसी पे कंफ्यूजन इंडी अलायंस के पार्टनरों के बीच है, और कांग्रेस 99 सांसदों के साथ एक ही पार्टी का सहयोग ले पा रही है, और वो है समाजवादी पार्टी, जो कि इन मुद्दों पर कांग्रेस के साथ नहीं है तो फिर भी अपने साथ ही वो चाहती है कि कभी भी मुसलमानों का मुद्दा आए तो हम कांग्रेस से अलग भी उतना ही हार्डकोर रुख अपनाएं जैसे कि राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा आजकल अपना रहे हैं। और इसलिए केवल 136 सांसद ऐसे हैं, यानी कि 99 सांसद कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी के 37 सांसद, जिन्होंने इस बीच वर्शिप एक्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई, इंटरवेंशन पिटीशन डालकर कि हमारी भी बात सुनी जाए, क्योंकि 8 सप्ताह का समय जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था सरकार को, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। और सुनवाई के समय सरकार कुछ ऐसे आइडिया लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचने वाली है जिसको लेकर विपक्ष को लगता है कि अगर हम लोगों ने इसमें सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात नहीं रखी, अगर हमारे तरफ से यानी कि कांग्रेस के तरफ से कोई वकील वहां पर कांग्रेस का स्टैंड नहीं रखा और मुसलमानों के मुद्दे पर मुसलमानों के साथ नहीं रहा, कांग्रेस जिसके समय में
प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाया गया है उसकी बात नहीं सुनी गई, तो फिर मुसलमानों में नाराजगी होगी कि सुप्रीम कोर्ट में जमात के वकील तो हैं, जमीयत उलेमा ए हिंद के वकील तो हैं, ओवैसी के वकील हैं, क्योंकि उसने भी पहले ही इंटरवेंशन याचिका दायर कर दी है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा कि हम आपकी बात सुनेंगे और 17 जनवरी को इसके ऊपर फैसला देंगे कि आपके वकील को क्या समय दिया जाए और किन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हम एक्सेप्ट करें। और उसी तरीके से अलग अलग, चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या कुछ एनजीओ हो, सबको अनुमति मिल रही है कि आप इसमें इंटरफेयर कर सकते हैं, इंटरवेंशन पटिशन दायर कर सकते हैं। और ये वही मसला दिख रहा है जैसे आर्टिकल 370 पर वकीलों की फौज खड़ी थी और उसमें कपिल सिब्बल भी शामिल थे। सब वकील अपनी अपनी दलील दे रहे थे, संविधान की चर्चा कर रहे थे। उसी तरीके से वर्शिप एक्ट की बात चल रही है, लेकिन सरकार की प्लानिंग अलग है। सरकार जो देख रही है कि आगे हमको किस तरीके की बात सुप्रीम कोर्ट में कहनी है, और जैसे वक्फ बोर्ड के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट में एक सजेशन दिया था कि अभी संसद में इसके लिए चर्चा हो रही है कि कभी हम इसमें संशोधन करके एक बिल पेश करेंगे, ताकि जब तक संसद से यह बिल पारित होगा तब तक के लिए सुप्रीम कोर्ट को इस पर आराम से बैठकर देखना चाहिए, वेट एंड वॉच की नीति अपनानी चाहिए। उसके बाद जब फिर से संशोधन विधेयक पारित हो जाएगा, ये कानून बन जाएगा, तो जिसे चैलेंज करना है वो सुप्रीम कोर्ट आ सकता है और उसके बाद अपने फैसले आप दे सकते हैं। इसी तरीके की चर्चा चल रही है और इसमें समस्या सबसे ज्यादा कांग्रेस के लिए हो गई है, क्योंकि कांग्रेस अपने स्तर पर तो इंटरवेंशन पिटीशन दायर कर दी, लेकिन जब मामला संसद के अंदर आएगा तो वो किसको किसको समझा पाएगी और कौन उनके साथ होंगे। इसी पर हंगामा चल रहा है विपक्ष के अंदर कि अब कांग्रेस के चापलूसी नहीं करनी है, क्योंकि बजट सत्र के अंदर ही ये लाया जाना है वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक, और इसको लेकर समस्या महाराष्ट्र से लेकर बंगाल तक चल रही है कि क्या क्या किया जा सकता है। इस मुद्दे पर अभी तक जेपीसी के अंदर भले ही पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इशारे पर ही कल्याण बनर्जी हंगामा करते रहे, लेकिन संसद में उनका यानी कि ममता बनर्जी का रुख अभी क्लियर नहीं दिखाई पड़ रहा कि हम कांग्रेस के साथ उसके खेमे में बैठ नहीं सकते। अगर विरोध भी करना होगा तो हम स्वतंत्र तरीके से विरोध करेंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल में हंगामा चल रहा है और ममता बनर्जी की पार्टी के अंदर भी जैसे गुटबाजी चल रही है, उसको लेकर वो सोच रही हैं कि अगर अपने सांसदों में से कुछ को हार्डकोर रुख अपनाने के लिए कह दें तो हो सकता है जो विस्फोटक स्थिति टीएमसी के अंदर है उसमें बड़ा विस्फोट हो जाए। जैसे पिछले चुनाव के दौरान ममता बनर्जी की पार्टी के कई सांसद और विधायकों ने इस्तीफा देना शुरू किया था, फिर से वैसी स्थिति आ सकती है। इसलिए एक बैलेंस अप्रोच अपनाना चाहिए। उनका संसद में 29 सांसद हैं और 29 सांसद छोटी मोटी संख्या नहीं है। विपक्ष में देखा जाए तो कांग्रेस और उसके बाद समाजवादी पार्टी के बाद तीसरे नंबर पर ममता बनर्जी की पार्टी ही आती है, और इसको लेकर जो पश्चिम बंगाल में चल रहा है उससे भी ज्यादा खतरनाक स्थिति महाराष्ट्र में चल रही है, क्योंकि वहां पर सांसदों की संख्या तो विपक्ष में कम है। कांग्रेस की बात नहीं करेंगे, कांग्रेस तो एकजुट होकर राहुल गांधी के पीछे पीछे चलेगी, लेकिन कांग्रेस के भी कम से कम 28 ऐसे सांसद हैं जो कि वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पारित होने के समय में इन लोगों के साथ देने से नहीं इनकार करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी के इशारे पर जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने इन दिनों 3-4 मीटिंग बुलाई थी, उसमें कई नेता ऐसे कांग्रेस के हैं जो नाराजगी दर्ज किया था और कई कांग्रेस के सांसद ऐसे हैं जो उस मीटिंग में आया ही नहीं, अपना कोई मैसेज भी नहीं छोड़ा कि हम इन मुद्दों पर आपके साथ खड़े रहेंगे या नहीं रहेंगे। क्योंकि पिछले पार्लियामेंट सेशन के दौरान जिस तरीके से राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा यही दोनों हाईलाइटेड रहे और अपने
गुट के कुछ लोगों को ही अपने इर्द गिर्द रखे रहे, मीडिया के केंद्र में रहे, कैमरे के फोकस में रहे, उससे भी नाराजगी बढ़ रही है कि विरोध प्रदर्शन हंगामा ये सारे चीजें करते हैं, पार्लियामेंट में चर्चा नहीं होती है, तो हमें बोलने का मौका नहीं मिलता, हमें अपने क्षेत्र की समस्याएं को उजागर करने का मौका नहीं मिलता। हमारे तरफ से लोग बता रहे हैं, हमारे पास भी कुछ डेलीगेशन अपने क्षेत्र की तरफ से आ रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि कांग्रेस को हमने इसलिए आपके वोट नहीं दिया था ताकि आप पार्लियामेंट के अंदर जाकर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के मुद्दे पर डिस्कस करें और कॉन्स्पिरेसी ऐसी करते रहें जिससे कि यह लगे कि हिंदुओं को कोई भी मुद्दा कांग्रेस के सपोर्ट में नहीं आ सकता है, कांग्रेस उसमें शामिल हो ही नहीं सकती है। ऐसा इशारा नहीं होना चाहिए और इन्हीं मुद्दों पर कांग्रेस में भी बिखराव चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी स्थिति महाराष्ट्र की दो पार्टियों की है, शरद पवार की पार्टी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना। ये दोनों पार्टियों के नेताओं में ऐसी खलबली मची है कि अब आगे उन मुद्दों पर जाने का मतलब है कि महाराष्ट्र में इनका अस्तित्व खत्म हो जाना। पिछले दिनों मातोश्री में एक बैठक बुलाई गई और बैठक में उद्धव ठाकरे भी थे। उद्धव ठाकरे के सामने कई मुद्दे ऐसे उठे जो विचारधारा से जुड़े हुए थे और उन विचारधारा से जुड़े मुद्दों में उद्धव ठाकरे ऐसे उलझ गए, ऐसे परेशान हो गए कि उन्होंने चीखते हुए कहा कि जिसे जाना है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले जाओ और अगर भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाना चाहते, हमारे साथ रहना चाहते हो तो हमारे अनुसार काम करना होगा। लेकिन उस मीटिंग के अगले दिन ही क्या हुआ? अगले दिन कई ऐसे नेताओं ने अपने अपने जगह पर मीटिंग की। नासिक में कुछ कार्यकर्ता, कारपोरेटर, यहां तक कि एक्स मेयर, ये सारे लोग, कहा जाता है कि हजारों की संख्या में पुणे, नासिक और मुंबई में लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने, कुछ नेताओं ने ये जो यूबीटी है उसे छोड़कर शिवसेना एकनाथ शिंदे वाले गुट में ज्वाइन किया और कुछ भारतीय जनता पार्टी की तरफ गए। इसलिए दबाव उद्धव ठाकरे पर भारी है और दबाव शरद पवार के ऊपर भी है। उनके परिवार से बातें चल रही है कि अब बहुत हो गया, अब एक साथ आना चाहिए अजीत पवार के साथ, चाहे रोहित पवार की मां हो या अजीत पवार की मां। सारे लोग मिलजुल कर यह बात कर रहे हैं कि राजनीतिक एजेंडे में ऐसे उथल पुथल करके हम अपने न परिवार को न अपनी पार्टी को बचा पाएंगे। इसलिए एनडीए का हिस्सा बनो, चाहे जैसे बनो, या तो समर्थन देकर बनो या फिर अजीत पवार के साथ मिलकर बनो। लेकिन दूसरी तरफ हेमंत सोरेन या फिर स्टालिन, इन लोगों की समस्या यह हो गई है कि ये चाहते हैं कि बजट में हमारी हिस्सेदारी हो। हमारे स्टेट को अगर सरकार की तरफ से बेहतर फंड नहीं दिए जाएंगे, विकास की परियोजनाएं नहीं लाई जाएगी, तो ऐसी स्थिति में आगे आने वाले समय में हमारे लिए चुनाव मुश्किल हो जाएगा जीतना। और इसलिए विपक्ष का कुनबा, यानी कि जिन राज्यों में इन पार्टियों की सरकारें हैं, चाहे हेमंत सोरेन हो या ममता बनर्जी हो या एमके स्टालिन हो, ये सारे के सारे इस बात के लिए चिंतित हैं कि कैसे पीएम मोदी और शाह को कम से कम थोड़े समय के लिए खुश रखा जाए और काम के संदर्भ में, विकास की योजनाओं में हम कांग्रेस के पीछे पीछे नहीं चल सकते, बल्कि अपनी एक स्वतंत्र पहचान बना सकते हैं। यानी कि बजट सत्र पहले ऐसा खेल हुआ है पीएम मोदी और अमित शाह के एक दांव से कि ये लोग बिखरे हुए हैं। विपक्षी नेताओं में हड़कंप इस बात का मचा हुआ है कि अब एनडीए में शामिल न हो तो कम से कम मुद्दा आधारित समर्थन तो करें, जैसे कि नवीन पटनायक किया करते हैं, जैसे कि जगन मोहन रेड्डी किया करते हैं। कुछ ऐसे नेता हैं जो कर रहे हैं काम, और जैसे अभी आंध्र प्रदेश में नायडू भी कुछ स्थितियों में ये कांग्रेस को दबोचने में लगे हुए हैं। मनमोहन सिंह के नाम पर जो परियोजनाएं आ रही है उसको लेकर भी कांग्रेस परेशान है कि हमारे खेमे में ही जिस तरह से विद्रोह चल रहा है उससे कि कुछ समय के अंदर ही संसद के अंदर विपक्ष बिखरा हुआ दिखेगा और बजट सत्र में राहुल गांधी का वो एजेंडा चल नहीं पाएगा जो पिछले सत्र में इन लोगों ने हंगामा के साथ शुरू किया था। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बन रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।